दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की यात्रा चल रही है। वोट अधिकार यात्रा, वोट लूट के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोग केवल देखने नहीं आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करने नहीं आ रहे हैं, अपना-अपना दर्द बताने आ रहे हैं, अपनी-अपनी तकलीफ बताने आ रहे हैं कि उनके गाँव में भी या उनके परिवार में भी बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं। अभी तक जो निर्वाचन आयोग है वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 14 अगस्त को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई ये 65 लाख लोगों की लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। जो मृत उसमें 22 लाख लोग बताए गए हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। तब जो है बारी-बारी से सारी चीजें सामने आने लगी और ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, उनकी पोल पट्टी खुलने लगी। अब वो बड़े गुस्से में हैं। निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियों की जो कमेटी होती है, उस कमेटी का एक माननीय सदस्य एलओपी भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके खिलाफ जिस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो आश्चर्यजनक है कि एक ब्यूरोक्रेट एलओपी को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में शैडो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, किस तरह उसके बारे में वो बोल रहे हैं। कभी किसी ब्यूरोक्रेट को ऐसे बोलता सुना गया है? अचरज की बात है। अब आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? 22 अगस्त को फिर से सुनवाई है, लेकिन इस बीच में एसआईआर का पूरा पोल पट्टी खुलता जा रहा है कि किस तरह यह सचमुच एक वोट को किसी खास दल, किसी खास तरह के लोगों के चुनाव में वोट प्रबंधन का एक मॉडल है एसआईआर। और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह शुद्धिकरण है वोटर लिस्ट का, बल्कि यह किसी को सहयोग देने का, किसी के लिए काम करने का एक मॉडल है। तो हम इसी विषय पर आज बात करने जा रहे हैं बिहार के 3 बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारों से। इसमें एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हेमंत कुमार हमारे साथ, जिनको आपने नेशनल चैनल्स पर देखा होगा। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिपेंडेंट मीडिया के और देश के टॉप जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए ये पटना में काम कर चुके हैं। हमारे साथ दूसरे जो जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं विष्णु नारायण। विष्णु नारायण बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, ये भी अखबार में काम कर चुके हैं। और अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वरिष्ठ पत्रकारों का और बहुत प्रोफेशनल किस्म के काम करने वाले लोगों का, उसके लिए भी अभी जो बिहार में एसआईआर पर जो रिपोर्ट एक आई है, बहुत चर्चा है उस रिपोर्ट की, उसके लेखकों में एक है। हमारे साथ एक यंग जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट प्रीति प्रभा, और जो बीबीसी के लिए और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखती हैं, काम कर और एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करती हैं। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले विष्णु नारायण, मैं आपके यहाँ आऊँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये रिपोर्ट आपने और आपके और अन्य मित्रों ने मिलकर दर्ज की है, आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को उसकी मोटी-मोटी यानी बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो सबसे आपको लगता है कि महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताना चाहिए हमारे दर्शकों को, वो कृपया बताने का कष्ट करें। नमस्ते सर। बातचीत की शुरुआत रिपोर्ट से ही, और आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5-2 महीने से बिहार की सड़कों पर जिस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार की विधानसभा से लेकर के देश की संसद में, वो एसआईआर है। और विपक्ष ने उसको अपना मुद्दा बनाया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष, चाहे यहाँ तेजस्वी यादव हों या फिर वहाँ राहुल गांधी हों, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम भी जो है बतौर रिपोर्टर, बतौर पत्रकार जगह जगह पर ग्राउंड पर जाने की कोशिश करते हैं। जब एसआईआर होने की पूरी बात आई तो आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की बात कही, जो 11 दस्तावेज बहुत कम ही लोगों के पास इस तरीके से थे। और उस दौरान भी बहुत तरह का केओस, बहुत तरह का कंफ्यूजन कि कौन से दस्तावेज मांगे जाएंगे, नहीं मांगे जाएंगे, या क्या होगा नहीं होगा। इस
गांव देहात में इसको लेकर के बहुत तरह की बातें थी। और वहां आप देखेंगे तो जो बीएलओस थे, जो कि इस पूरी कवायद की तरीके से महत्वपूर्ण कड़ी हैं, प्राथमिक कड़ी भी हैं, और उन पर ही हर तरीके से ठीकरा भी फूटता है, किन्हीं भी चीजों को लेकर के, किन्हीं गलतियों को लेकर के। तो जब इस तरीके की बातें आई और राहुल गांधी ने कहा कि एक एक घर में 80-80 लोग रह रहे हैं, तो लोग बाग या रिपोर्टर्स के बतौर हमारा काम होता है कि वो घर कहाँ है, उसको हम खोजने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट्स में भी चूंकि दिल्ली से भी टीम काम कर रही थी, मैं यहाँ से ग्राउंड पर काम कर रहा था, और उसमें हमने एक पीपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी थी। पीपरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोतिहारी जिले में पड़ती है, मोतिहारी लोकसभा का हिस्सा है, और उसके अलग अलग बूथ पर किस तरीके से 509, किस तरीके से 459 एक पता, डिनोशन, एड्रेस के बतौर वहां पर, जैसे कहीं 4 लिखा हुआ है, कहीं 36 लिखा हुआ है, तो वो जा करके हम खोजने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें ये देखने में आ रहा था कि जब हम नाम देखते थे तो उसमें हर जाति पंथ संप्रदाय के लोगों का एक ही एड्रेस पर, तो ऐसा तो होता नहीं। और चूंकि जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको और बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई, और हाउस होल्डिंग नहीं है। वैसे तो मैं खुद भी बिहार का रहने वाला हूँ, और यहाँ साथ के भी 2 लोग और हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि किन्हीं को गांव देहात के इलाके में हाउस होल्डिंग मिले। या फिर आप देखते होंगे कि नॉर्थ बिहार के इलाके में बहुत अधिकांश ऐसे घर हैं जो मड़ई नुमा घर हैं, तो उसमें तो किसी तरह की हाउस होल्डिंग होती नहीं है। तो ऐसे में जब कोई एड्रेस दिया है, यदि चुनाव आयोग की फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट में कोई एड्रेस आ रहा है और उसमें एक ही एड्रेस पर 500-500 लोग हर जाति पंथ संप्रदाय के हैं, तो वो सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके की रिपोर्ट्स जहां तहां से आने लगी। तो हमने अपने तरीके से उसको एनालाइज किया, देखने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसके बाद उसको शील्ड करने की भी एक पूरी कोशिश, तो वहां से जो डेटा की टीम लगी रही उसने अपने तरीके से उसको एनालाइज भी किया, उसके भीतर तक जा करके एक 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 बड़ा डेटाबेस निकाल करके वो लोग लाए, और ग्राउंड पर उसको हमने एक तरीके से क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि वाकई जो ग्राउंड रियलिटी है वो है क्या, कि किस तरीके से एक परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर हैं, और किसका नाम है, कोई नहीं है, किस तरीके से किसी का फॉर्म भर गया या नहीं भरा। तो इन्हीं सारी चीजों को जब हमने देखने की कोशिश की तो वहां बहुत सारी कमियां खामियां दिखी, और बहुत अच्छा रवैया नहीं दिखा। जैसे एक जगह गए तो वहां बीएलओ बात करने से कतराने लगा, बीएलओ ने किसी हेड बीएलओ को कहा, वे हेड बीएलओ के बाद हम ईआरओ को, मतलब आप देखें कि जो पूरी नौकरशाही है इसमें, वो एक तरीके से एक्सपोज भी होती है। और मतलब हम 2 दिनों तक लगे रहे, लगातार फोन करते रहे, कोशिश करते रहे कि एक रिपोर्टर के बतौर हम चाहते हैं कि उनका पक्ष मिले, कि ताकि हमारी भी स्टोरी मुकम्मल हो। हम अपनी ओर से यदि कोई बात कह रहे हैं तो सिर्फ हमारी हमारी बात नहीं है, या फिर लोगों की भी जो बात है तो उसकी जवाबदेही हम सिस्टम में जिस तरीके से खोजते हैं। तो वहां भी बहुत मुश्किलें हुई, मगर ये चीजें निकल करके आई कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है शुरुआत से ही, और जिस तरीके से इसमें नाम कट रहे हैं, या यूं भी किसी किसी के जो नाम चले आ रहे हैं, तो वो उसका पूरा जो मामला है वो बहुत पेचीदा बना दिया है, और उसमें बहुत सारी लफाजी देखने को मिल रही है चुनाव आयोग की ओर से। जी हाँ, मैं 2-3 पॉइंट्स पे आपका क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। जी क्लेरिफिकेशन ये कि आप असलियत जो है उसको आप बताएं, सो दैट कि हमको जो लोग देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, वो भी समझें कि ज्ञानेश जी सही बोल रहे हैं या जमीन पर जो असलियत है वो ठीक है। जैसे उन्होंने, जब ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक बहुत मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रख लूं, आप फिर इसके बाद जी आप जो चाहे बोलिए। जी जैसे 65 लाख की जब लिस्ट आई तो उसमें 22 लाख लोग मृत बताए गए। तो हम लोग जो चौंक गए, क्योंकि हम लोग बिहार से बाहर हैं, कि भाई बिहार में क्या एक एक जनवरी 2025 के बाद क्या 22 लाख लोग मरे हैं? कौन सी महामारी ऐसी आ गई बिहार में? क्यों 1 जनवरी? क्योंकि 1 जनवरी 2025 तक जो समरी रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया था, उसकी तारीख सामने थी। तो अगर समरी
रिवीजन में ये बात नहीं आई जो एक हर चुनाव के पहले किया जाता है जी। कि कितने लाख लोग मृत हैं। अगर ये डेटा नहीं है तो ये 22 लाख का डेटा कहां से आया? तो ज्ञानेश जी ने तुरंत कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो 20 साल पुराना है, यानी 20 साल से जो लोग मरे हैं उनकी लिस्ट है। तो भाई 20 लाख, अरे 20 साल से जो लोग मृत हैं, क्या उनका डेटा जोड़ा नहीं गया पहले? क्या उनको घटाया नहीं गया? आप बताते कि भाई 2003 में इतना हुआ, 2005 में इतना हुआ, 2000 वगैरह वगैरह जितने चुनाव हुए हैं, लेकिन जी। आपने तो कुछ नहीं बताया। आप ऑल ऑफ सडन कह रहे हैं। इसके अलावा कितने लोग उसमें नए मतदाता जुड़े इस लिस्ट में? आपने एक भी आदमी का नाम नहीं लिया। 65 लाख लोग जो हैं डिलीट किए, एक व्यक्ति जुड़ा नहीं, किसी का नाम नहीं है, किसी कोई संख्या आपने नहीं बताई है। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मेरा कहना है, ज्ञानेश कुमार जी ने एक बड़ी बात कही जो डेमोक्रेटाइज कैसे निर्वाचन आयोग उनका हो चुका है, इसको साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि हर गांव में बिहार के बीएलओ और जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट, इनकी बकायदे मीटिंग की गई गांव वालों से, और हर गांव की मीटिंग हुई, यानी जनरल बॉडी गांव की हुई, और उस जनरल बॉडी उस मीटिंग में सारी लिस्ट बनी, सब लोगों ने साइन किया, और फिर वो जिला अध्यक्ष जो पार्टियों के हैं उनको दी गई, उनसे भी सिग्नेचर ली गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इन तीनों पॉइंट पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो वो कह रहे हैं, अब उनके बातचीत का आधार क्या है? क्योंकि हम लोग को हम जितना अपना लिमिटेड कैपेसिटी में घूमे हैं, वो पटना हो, सिवान हो, छपरा हो, या और अलग अलग जगहों पर, अभी मोतिहारी हो, तो वहां तो हमें ग्राउंड पर घूमते हुए इस तरीके की के लोग कहीं टकराए नहीं, या फिर लाखों की लाख की संख्या में यदि आप देखेंगे, चुनाव आयोग कह रहा था कि उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो घूमे, या उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की, तो हमें तो ये लोग नहीं टकराए कहीं। या हमने बाद में जाकर के पूछा भी, इस दौरान भी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे, तो हम ये खोजने की कोशिश जरूर, या पूछने की अपनी ओर से कोशिश करते थे कि ऐसा कुछ हुआ, आपके पास कौन आया, कौन ले गया आपका जो है। तो उनको बहुत सारी बातें जो है पता ही नहीं है कि कौन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और किस तरीके से उन एक ही पते पर इतने सारे लोग आ गए हैं, तो वो किस तरीके से, कौन किसने क्रॉस चेक किया, तो ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। और इसको लेकर के एक स्पष्ट तौर पर कहें कि जो चुनाव आयोग है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी को लेकर के हमें तो नहीं टकराया कोई, तो हम कैसे ये बात कहें आपसे? लेकिन बीएलओ और जो पार्टी के एजेंट हैं, उनकी जो गांव में मीटिंग की बात ज्ञानेश जी कह रहे हैं, उसकी क्या असलियत है? कहीं हुई होगी तो इसका हमें बहुत अंदाजा नहीं है, अगर इस तरीके से हुई है कहीं, मगर अगर बहुत व्यापक स्तर पर तो ऐसी नहीं हुई, क्योंकि वो हुई होती तो हमें भी चीजें पता चलती ही, कहीं कहीं छिटपुट हुई होंगी यदि। और बीएलओ, और इस दौरान तो लगातार बीएल जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कह रही हैं कि हम अपनी ओर से कोई प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, तो उसका कोई नोटिस चुनाव आयोग की ओर से लिया नहीं जा रहा है। तो ये भी तो बातें सारी आ ही रही हैं इसमें निकल करके। या फिर लोग जो मृत जिनको जिनको घोषित कर दिया गया है इस दौरान, वो सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के मंच पर क्या कर रहे हैं जाकर के, या फिर राहुल गांधी जब उनके साथ चाय पी रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने ये सारी तस्वीरें आ रही हैं, उस दौरान भी जब आप देखेंगे कि जिस दिन से इस यात्रा की शुरुआत हुई, मैं उस दौरान भी वहां था, और राहुल गांधी ने अपने मंच से संबोधन के बाद उन सारे लोगों से मुलाकात की, या अलग अलग जगहों पर अब भी जब वो मिल रहे हैं, तो वही लोग हैं जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम किसी तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है, वो सारे लोग जो हैं वो टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं कि हम तो मृत हैं। तो इस तरीके की कोई चीज तो हुई भी होगी, तो वो आम जनमानस तक तो इस तरीके से पहुंची नहीं है, गांव देहात तक इस तरीके से पहुंची नहीं है। तो चुनाव आयोग की कवायद जो है वो बहुत उस पर बहुत संदेह है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, वो तो शुरुआत के दिनों से ही है। प्रीति प्रभा, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जो एसआईआर को लेकर बिहार के जनमानस में जो रिएक्शन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अपर कास्ट के जो लोग हैं बिहार में वो सारे लोग एसआईआर को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ विरोध वही कर रहे हैं। इसमें कितनी असलियत है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नाम कटने वालों में अपर कास्ट के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। खुद मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, मेरे कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके नाम कटे हैं। तो इस वजह से जब बहुत जिन लोगों ने अपना फॉर्म नहीं भरा, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मेरे पास कोई बीएलओ नहीं आए, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, जो भी दस्तावेज मांगे गए, जो वो सबमिट कर सकते थे। हालांकि बीएलओ बहुत ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे थे, बल कह रहे थे आधार कार्ड दे दीजिए या फिर आप अपना नाम नंबर बता दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। या साइन तक, यहाँ तक कि साइन तक भी बीएलओ ही कर रहे थे। उन लोगों का भी नाम नहीं आया। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो इस वजह से अपर कास्ट या फिर दूसरे कास्ट की बात जहाँ तक हो रही है, तो इसमें ये बात अलग है कि जहाँ पर ये एक यहाँ पे जन सुनवाई हुई थी, योगेंद्र यादव जी ने जन सुनवाई की थी पटना में ही। वहाँ पर कुछ लोग आए थे और खासकर बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ इलाके से लोग हैं वो लोग आए हुए थे। और अररिया, किशनगंज यहाँ के ज़्यादातर लोग थे। उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब बीएलओ हिंदुओं के यहाँ जाते हैं या एक जगह कहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कौन-कौन लोग हैं गाँव में, घर में कितने लोग हैं बता दीजिए, जो लोग जाकर नाम बता रहे हैं, उनका नाम नोट किया जा रहा है और उनसे कुछ भी नहीं माँगा जा रहा है। लेकिन जब कोई मुस्लिम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि इतने सारे दस्तावेज़ हैं, आप दस्तावेज़ यहाँ पे जमा कीजिए। तो ये सारी बातें भी सामने आई हैं, लोगों ने खुद ये बातें रखी है और इस तरह की बातें हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके नाम नहीं कटे हैं, उनके नाम भी कटे हैं। यहाँ पर बहुत से घाल-मेल भी दिखे हैं और ख़ास करके जो ये एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है और जो समय चुना गया है, इसको लेकर लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। और ऐसे जगह भी बिहार में 10 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं, बाढ़ प्रभावित हैं। उनको नहीं मालूम है कि उनका नाम आया भी है कि नहीं आया है। वो चेक नहीं कर सकते, वो तो दिन-रात जूझ रहे हैं, वो खाएँगे क्या, वो रहेंगे कहाँ, उनके बच्चों की क्या हालत है, उनके घर में लोग बीमार हैं, वो किसी तरह ज़िंदा बच जाएँ, वो किसी तरह से सुरक्षित जगह पर रहें। उनके दिमाग में कहाँ से है कि उनका नाम आया भी है क्या नहीं आया, लिस्ट में उनका नाम है भी क्या नहीं है। वो कहाँ जाकर चेक करेंगे और कौन-सा बीएलओ उनके पास जा रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। जब सुरक्षित जगहों पर पटना जैसे शहरों में मेरे पास बीएलओ नहीं आए, मैं एक शहरी इलाकों में रहती हूँ, तो गाँव में बाढ़ इलाके में कहाँ से बीएलओ जाएँगे? तो मुझे नहीं लगता है कि बीएलओ वहाँ तक पहुँच पाए होंगे और उनको इस बात का आभास भी होगा क्या नहीं, कि उनका नाम आया है क्या नहीं। तो अभी जो समय जो चल रहा है, लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि आपने ये समय कैसे चुना है? चुनाव आयोग के ऊपर ये नाराज़गी है कि हम बाढ़ से जूझ रहे हैं क्योंकि जब म मई और जून ये 2 महीने होते हैं, जुलाई से तो बारिश और बाढ़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये 2 महीने होते हैं, लोग बाढ़ पीड़ित इलाके में लोग बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि हर साल उनको बाढ़ जैसे विभीषिका को झेलना होता है, वो उस समय तैयारी में होते हैं कि हमें किस तरह से कहाँ जाकर सुरक्षित बचना है या बाढ़ आ जाए तो हमें क्या करना है। फिर वो बाढ़ से घिरते हैं। अब बाढ़ खत्म हो जाने के बाद फिर वो जूझेंगे एक नई परेशानियों से। बाढ़ का पानी खत्म होता है, ऐसा नहीं कि समस्या खत्म हो जाती, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर दलदल में धँसे रहते हैं, महीनों तक मिट्टी गीली होती है और उसमें रहने पर मजबूर होते हैं, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे समय में उनके लिए अपनी अपनी पहचान को बचाना, अपने आप को बचाना और फिर इस तनाव में जीना कि अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो मुझे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। आम जनमानस में ये बात भी है कि अगर उनका नाम नहीं आया तो कहीं उनको बांग्लादेशी ना घोषित कर दिया जाए, कहीं उनको रोहिंग्या ना घोषित कर दिया जाए, कहीं उनको बाहर से आने वाले म्यांमार और फिर जिस तरह की बातें आ रही है कि बाहर से भी लोग आके रह रहे हैं, वो ना उनको घोषित कर दिया जाए। तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो तनाव में जी रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो अपने आप को बचाने में जूझ रहे हैं, तो वो कहाँ से इस बात को पता भी कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर चुनाव आयोग पर काफ़ी नाराज़गी है लोगों की। और चुनाव आयोग ने जो कहा और संसद से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई चल रही है, विपक्ष इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, भले महाभियोग ना ला पाए क्योंकि सत्ता पक्ष में सहमति ज़्यादा है
उन्हें हटाना ये मुश्किल काम है, नहीं लगता है कि उन्हें हटाया जा सकता है महाभियोग लाकर भी। लेकिन लोकतंत्र में मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पत्रकारों ने जो सवाल पूछे वो और भी ज्यादा उनको एक्सपोज कर दिया चुनाव आयोग को। तो इससे लोगों में मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है इस यात्रा के दौरान, अभी यात्रा नवादा में और विष्णु जी लगातार उस यात्रा को कवर कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि यात्रा में किस किस तरह के लोग आए हैं, क्या बातें कर रहे हैं, अपनी समस्या किस तरह से रख रहे हैं। ये हम सभी देख भी रहे हैं और खासकर विष्णु जी जुड़े हुए हैं तो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो इस यात्रा के जरिए ये मैसेज देने में मुझे लगता है कि विपक्ष कामयाब होता नजर आ रहा है। एसआईआर से बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान ही होता दिख रहा है। प्रीति प्रभा, आपने बीजेपी का नाम लिया तो मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि आमतौर पे इस समय जो देश की स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एलआई हैं, खासकर हिंदी हार्टलैंड में, जैसे नीतीश कुमार जी की जेडीयू है, आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी पार्टी है, या एलजेपी का वो सेक्शन जो चिराग पासवान जिसका नेतृत्व करते हैं, ये हैं, इस तरह के संगठन है। हम ये जानना चाहते हैं कि चूंकि निर्वाचन आयोग के पक्ष में यानी ज्ञानेश कुमार जी के पक्ष में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसके एलआई हैं, और आप कह रही हैं कि बिहार का जनमानस एसआईआर के खिलाफ आ गया है, वो निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर बहुत दुखी है कि उनके मुसीबत के दिनों में ये क्यों गणना हो रही है, जिसमें कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और बीएलओ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों के पास, ये भी आपने बताया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इससे बीजेपी का जो समर्थन करने वाला समाज है या मतदाता समुदाय बिहार में है, क्या वो बीजेपी से भी नाराज हो रहा है कि भाई आप तो, जिन्होंने उनको दुख दिया है, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? जी, और इसे लेकर भी 10 राज्यों में एक सर्वे किया गया है हिंदी भाषी में। आपने भी उस सर्वे को देखा होगा, अमिताभ तिवारी हैं जो फाउंडर हैं वोट वाइब के। उस सर्वे में पाया गया है कि 46% 48% लोग हैं जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, उससे सहमत है कि हाँ ये आरोप सही है, इसमें जांच होनी चाहिए। वही 22% है जिनका मानना है कि 27% है जिनका मानना है कि नहीं, चुनाव आयोग जो कह रहा है वो सही है। 22% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते इस पूरी प्रक्रिया को। तो अब 48% जो लोग हैं उनका कहना है, उनमें से ज्यादातर यंग, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस लिस्ट में यंग लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हाँ चुनाव आयोग जिस तरह से प्रक्रिया कर रहा है वो गलत है, और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है, वो सही है। लेकिन इसमें बीजेपी का हाथ है, इसको मानने के लिए उसमें से आधे लोग तैयार है, आधे युवा तैयार है। जितने भी 35 से ऊपर के लोग हैं वो तैयार हैं कि हाँ ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के प्रभाव में, खास करके सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा है। तो उनके पास एक्सपीरियंस है। इस तरह के आरोप पहली बार लगे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, और जिस तरह से इसे एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है ये भी पहली बार हो रहा है। तो वो तो जान रहे, देख रहे हैं, जो युवा हैं उनके नजर में ऐसा पहली बार हो रहा है या पहले भी हो चुका है, ये इससे वाकिफ नहीं है। तो इसलिए सीधा सीधा बीजेपी पर वो ब्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी को लेकर नाराजगी जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर है, उस तरह से बीजेपी को लेकर नाराजगी थोड़ी कम है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से बातें रखी है, पत्रकारों ने उनसे सवाल किए हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं का नाम ले लेकर सवाल किए गए, उससे यह स्पष्ट होता है जो लोग राजनीतिक रूप से समझदार हैं उन्हें लगता है कि इसमें सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में चुनाव आयोग इस तरह से काम कर रहा है। जी, ठीक है। हेमंत जी, आपने हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी है। आपकी क्या टिप्पणी है एसआईआर को लेकर,
इसके जो इसका जो प्रभाव पड़ा है बिहार की जनता पर, जैसा अभी प्रीति प्रभा ने बताया, विष्णु नारायण ने बताया, क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी के लिए नुकसानदेह ये साबित होगा? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात बन गई है कि निर्वाचन आयोग जो काम कर रहा है, जैसा प्रीति प्रभा ने कहा, वो बीजेपी के दबाव में कर रहा है। जी धन्यवाद। एसआईआर ने जो सबसे महत्वपूर्ण उसका जो साइड इफेक्ट अगर कहें तो वो इस रूप में मैं देख रहा हूं कि उसने विपक्ष को एकजुट होने का, हमलावर होने का एक बड़ा अवसर दे दिया है। और वो साफ साफ दिखाई दे रहा है बिहार की सड़कों पर जब यह यात्रा चल रही है तो वो साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। लोग उसमें आ रहे हैं, यूथ ज्यादा आ रहे हैं उसमें, और गवई यूथ आ रहे हैं जो तो इससे ये है कि वो लोगों से कनेक्ट कर पा रही है यह यात्रा, और जो नेता उनके जो भाषण कर रहे हैं वो भी कनेक्ट कर पा रहा है। तो अभी आप देखें कि जो पार्टी अभी हाल में इंडिया अलायंस छोड़ करके बाहर हुई कि हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसके संजय सिंह सबसे उन लोगों में शामिल मैं मानता हूं उनको जो बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। टीएमसी को देखिए, जो तरह तरह की जो शर्तें और ये थी, वो सब बातें हो रही थी, वो सब बातें अब पृष्ठभूमि में चली गई है। तो इंडिया अलायंस को एक तरह से मुझे लगता है कि एकजुट होने का एक अवसर मिला है। और इतिहास में इस तरह की बातें कई दफे ये साबित हुई है कि जब बहुत बड़ा कोई आंदोलन या कोई अभियान अगर सफल होता है तो वो एक ऐसे मोड़ पर जाकर के क्लिक कर जाता है जब वो जिसकी अपेक्षा कोई इंडिया अलायंस के गठन के बाद से लगातार लग रहा था कि ये मर गया, ये बिखर गया, ये सुस्त पड़ गया, अब इसमें जान नहीं है, ये दिशाहीन हो गया। अब अचानक लग रहा है कि उसके सामने एक दिशा मिल गई है और इसको लेकर लोग चल रहे हैं। आगे वो कितना सफल होगा वो अलग बात है। मैं अब दूसरी बात कहना चाहता हूं कि एसआईआर को लेकर के ये चुनाव आयोग, उसके मुखिया ज्ञानेश जी और इवन उनकी सरकार, वो इस तरह से इसमें फंस गई है कि उनको जो लक्ष्य उन्होंने रखा था हासिल करने के लिए, वो लक्ष्य हासिल करने के बदले वो दूसरे कारणों से विवाद में आ गए। सबसे ज्यादा वो उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में नीचे कह लीजिए कि गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो सर्वे आया है उसमें चुनाव आयोग को लेकर के है कि सबसे कम लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये आखिरकार कैसे हुआ? जो एसआईआर है उसमें मोटो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण था कि जो मैंने उसके लिए अपना शब्द इजाद किया है कि पवित्रीकरण करना चाह रहे थे, कि उसको प्यूरिफाई करना चाह रहे थे। मैं शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन नहीं कहता हूं उसको, पवित्रीकरण करना चाह रहे थे। वो सबसे अपवित्र होकर के सामने आया। जो जैसे रिपोर्टर कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है कि 80,000 लोग 3 विधानसभा क्षेत्रों में पाए गए जिनके पते फर्जी या गलत ढंग से दिखाए गए हैं। अब बताइए कि ये जो पूरा ट्रेंड है, उस ट्रेंड को आप देखें कि वो चाहे कर्नाटक में राहुल गांधी ने जो दिखाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो सबूत सामने रखे, और बिहार में इस तरह के मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जहां का मैं रहने वाला हूं, मैं जिस बूथ का वोटर हूं, जो मेरे अगल बगल के बूथ को जहां मैं जानता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, तो हमारे यहाँ भी इस तरह से ऐसे बूथ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो पता है उसकी जगह पर किसी अनाप शनाप गांव का नाम लिखा हुआ है। माता पिता की जगह पर भी कुछ अनाप शनाप लिखा हुआ है। 0 नंबर वाला जो घर है वो जो अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें है कि 2.92 लाख जो है वो ये 0 नंबर वाला घर मिल रहा है। तो आखिरकार 0 नंबर कहाँ किसको कौन दे रहा है? तो एक चीज और है कि जैसे बीएलओ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो घर घर जा रहे हैं। ज्ञानेश जी तो ही बता रहे थे कि हमारे बीएलओ घर घर गए और उन्होंने फॉर्म बांटा और फिर वो फॉर्म वापस लेकर के आए। ये तो जमीनी हकीकत ये है कि बीएलओ घर घर नहीं गए। मुश्किल से मुझे लगता है कि 5% लोग गए होंगे। और क्योंकि मैंने इस दौरान कई जिलों की यात्राएं की और कई लोगों से पर्सनली मेरा कांटेक्ट है, और सब लोगों ने, टीचर लोगों से मैं मिला, सब लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि भैया हमारे ऊपर इतना दबाव था कि हम लोगों ने को कहा गया कि भरना कैसा है ये तुम समझो, समय पर चाहिए, इसकी गारंटी करनी पड़ेगी। बस उसको धमकी समझ लीजिए, उसको सुझाव समझ लीजिए, उसको आग्रह समझ लीजिए। तो एक तरह से बीएलओ कह दिया गया। जो इनकी रिपोर्ट में, विष्णु नारायण जी वाली जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में तो साफ साफ
ये बातें सामने आ रही है, जो बीएलओ कह रहे हैं कि हम लोग बिना सो भी नहीं पा रहे थे और सब कुछ करना पड़ रहा था मजबूरी में। तो ये स्थिति क्या एक जगह की थी? क्या चुनाव आयोग को ये पता नहीं था? चुनाव आयोग ने जब ये चीजें जब तैयारी शुरू की और कहा कि हम एसआईआर करवाएंगे, तो उन्होंने जो शर्तें रखी और टाइम जो रखा, उसमें जो दस्तावेज मांगे गए, वो सारे के सारे आपने बाद में रिलीज कर कहा कि नहीं, दस्तावेज नहीं चाहिए। और उसके बाद अब ये कह दिया गया कि लोगों को कि जाकर के जैसे हो वैसे भर दो। अद्भुत बात यह हुई कि इस पूरे प्रक्रिया में जितनी शिकायतें सामने आई, चाहे मीडिया के द्वारा हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो, उन शिकायतों की जांच नहीं हुई, बल्कि एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो गया और उनको अब नोटिस मिला है कि आप हाजिर होइए, अपना बयान दर्ज करवाइए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हम हेमंत लोग जी, जितने दिनों से जी हेमंत जी, मैं एक बहुत संक्षेप में एक जवाब आपसे चाहता हूं, फिर इसके बाद हम समाप्त करेंगे क्योंकि हम आधा घंटा हो गया। कि ये जो एसआईआर है, अगर वो इतनी सारी समस्याएं वोटर लिस्ट में पैदा कर रहा है, समरी रिवीजन के बाद भी, समरी रिवीजन 1 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो गया था। पहले सप्ताह में वो लिस्ट बन गई थी, सारी फाइल तैयार हो गई थी, कंप्लेन मंगाया जाता, शिकायत मंगाई जाती, लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सजेशंस देते। वो काम न करके एसआईआर अगर इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन कमीशन ने, ऑल ऑफ सडन 24 जून को उनको ख्याल आया, 25 जून को एसआईआर शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, इट्स नॉट इलेक्शन कमीशन एजेंडा, इट्स समथिंग पॉलिटिकल एजेंडा? ये कोई राजनीतिक एजेंडा है जिसका चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के कामकाज से कोई रिश्ता नहीं है? ये मैं जो आप आज का जो बात कह रहे हैं, मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद मैं एसआईआर सवाल शुरू कर होने रहा के हूं, बाद मेरे पास जानकारी नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उस समय से मैं ये लगातार कह रहा हूं कि क्या यह भूलवश किया गया है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि यह भूलवश किया गया हुआ है। बिल्कुल यह सोच समझ करके किया गया हुआ है। जिस इलेक्शन कमीशन के पास बिहार का अद्यतन मतदाता सूची उनके पास था 2025 का, तो जनवरी में उन्होंने जिसका फाइनल पब्लिकेशन किया था, तो जी। वो रहते हुए अचानक आपने निर्णय लिया। ज्ञानेश कुमार से ये सवाल पूछा गया था कि आपने अचानक क्यों निर्णय लिया? कुछ लोगों ने तो बहुत पॉइंटेड सवाल पूछे थे, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि कुछ घुमा फिरा कर तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अप्रैल में शुरू करता तो कहा जाता कि जनवरी में तो आपने कराया है, बात क्यों आ चुकी है अभी? हेमंत जी, वो बात आ चुकी है। हम बिल्कुल जी, बिल्कुल आखिर में हम एक सवाल विष्णु आपसे पूछ रहे हैं, फिर हम आप हेमंत जी के पास आएंगे। आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में एसआईआर पर इतने इल्जाम हैं, साबित शुदा चीजें हैं, क्या इसको स्क्रैप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि सर, ये यहाँ जब जन सुनवाई हुई थी, उसमें ज्ञान से लेकर के नंदिनी सुंदर और सारे बड़ी शख्सियतें शामिल हुई थी, और लोग बाग हर बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए थे। उनका जो सवाल था, उनका जो दुख दर्द था, वो यही था कि इसमें हमें कितने तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में हमारे पास किसी तरीके कोई दस्तावेज नहीं है, और वहां से जो निष्कर्ष भी निकला वो ये है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। जी लेकिन आपका सवाल कुछ प्रीति से था, कुछ हेमंत सर जी से था, क्योंकि जी, हम अगली बार विपक्ष। उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं क्योंकि जी, ज्यादा वक्त हो गया। प्रीति, आपका क्या, एक लाइन में क्या आपका जवाब है? क्या ये अनुपयोगी है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए? जी, अभी का जो समय है उसे तो बिल्कुल भी अनुपयोगी लग रहा है। आप बाद में समय निकालें, बाद में इस पर काम करें, इस जी, प्रक्रिया को पूरी तरीके से, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उस तरीके से आप करें, ताकि ओके। किसी का नाम छूटे नहीं और कोई भी ये महसूस ना करे कि उसे घर छोड़कर जाना ना पड़े या अपने देश को, जी अपने वतन को छोड़कर जाना ना पड़े। जी, हेमंत जी, आपकी क्या राय है? मैं मानता हूं कि एसआईआर को तत्काल रोक देना चाहिए और जो पुराना जो इनके पास जो वोटर लिस्ट है उसके जरिए चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए ये एहसास कि हम इस देश के नागरिक नहीं है जो चुनाव आयोग कह रहा है, तो उसके लिए इससे बड़ा, क्योंकि मान लीजिए कोई कहे कि गांव में लोगों को रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं गांव के लोगों के बिहाफ में कह रहा हूं कि मैं जी बहुत दुखी हूं। जी, ओके, ठीक है। तीनों, आई थिंक हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं बिहार से, और वो मुझे कहते हुए ये फक्र हो रहा है कि इस पैनल में तीनों लोग जो हैं वो बिहार के बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही विश्वसनीय पत्रकार हैं, और तीनों ये कह रहे हैं कि एसआईआर कराना हो कराओ, लेकिन जिस तरह से कराया जा रहा है और
जिस मौके पर जिस वक्त कराया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये जनता पर एक बोझ है, लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर करता है। लोग छंट रहे हैं, किसी को भी लोकतंत्र में छांटना मतदाता सूची से बिल्कुल असंवैधानिक है, इसलिए इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को क्या करेगा या बाद की सुनवाइयों में क्या करेगा, लेकिन ये बिहार की जनता के बीच से उभरती हुई आवाज है जो इन 3 पत्रकारों की तरफ से आई है। मैं समझता हूं कि देश का बड़ा हिस्सा भी यही चाहता है, जो सर्वे आ रहे हैं उससे भी ये बातें ध्वनित हो रही हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।